इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से 20 साल पहले, जब किसी शहर जितना बड़ा एक एलियन स्पेसशिप अचानक साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के ठीक ऊपर आकर थम गया। इस घटना ने दुनिया भर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। 3 महीने तक शहर के लोग डर के साए में जीते रहे। पर अजीब बात थी कि शिप से ना तो कोई एलियन बाहर आया और ना ही शिप में कोई भी हलचल दिखाई दी। तब गवर्नमेंट ने काफी सोच विचार कर एक कदम उठाया। उन्होंने शिप की छानबीन के लिए अपनी एक टीम भेजी, जो शिप के एक हिस्से को काटकर अंदर घुस गए। तब अंदर उन्होंने जो देखा उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। अंदर एक बड़े कमरे में करीब 10 लाख से भी ज्यादा एलियंस मौजूद थे, जो किसी इंसानी आकार के झींगे यानी कि प्रॉन्स की तरह नजर आ रहे थे। पर वे एलियंस भूख और प्यास के कारण कुपोषित और बीमार हो चुके थे। उन एलियंस की लाचारी देख इंसानों को उन पर तरस आने लगा। तब गवर्नमेंट ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उनके शिप के ठीक नीचे एक बड़े से इलाके में एक टेम्पररी कैंप बनाई गई और हेलीकॉप्टर से उन एलियंस को उस कैंप तक लाया गया, जहां उन्हें खाना और पानी मुहैया कराया गया। लेकिन गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं सोचा था कि आगे उन एलियंस का क्या किया जाएगा। नतीजन वे एलियंस इस इलाके में ही बस गए। धीरे धीरे उन्होंने वहां झुग्गी झोंपड़ियां बना ली और अपनी आबादी को और बढ़ाने लगे, जिससे आगे चलकर वो इलाका एलियंस की एक बड़ी बस्ती में तब्दील हो गया और उसे डिस्ट्रिक्ट 9 कहा जाने लगा। गवर्नमेंट ने एलियंस की देखरेख का सारा जिम्मा MNU को सौंपा था। MNU यानी कि मल्टीनेशनल यूनाइटेड हथियार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था थी। उन्होंने एलियंस को इंसानों से दूर रखने के लिए उनकी बस्ती को फेंसिंग तारों से घेर दिया और बस्ती के बाहर मिलिट्री फोर्स को उनकी निगरानी में तैनात कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि आखिर उन एलियंस की धरती पर आने का मकसद क्या था? क्या वो पृथ्वी पर मदद की आस में आए थे या अपना कब्जा जमाने? इसका पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि इस वक्त धरती पर जितने भी एलियंस मौजूद थे सबके सब मंदबुद्धि थे। उनमें ज्यादा सोचने समझने और फैसले लेने की क्षमता नहीं थी। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका मतलब ये हो सकता था कि वे सारे एलियंस वर्कर्स हों और उन्हें यहाँ लाने वाले उनके लीडर्स कुपोषित होकर पहले ही मर चुके हों। लेकिन वहीं कुछ विशेषज्ञ का मानना था कि ये एलियंस की कोई चाल भी हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने एलियन स्पेसशिप के एक बड़े हिस्से को नीचे गिरते हुए देखा था। उन्हें शक था कि वो चीज स्पेसशिप का कमांड मॉड्यूल हो सकता है, जहां से शिप को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन नीचे आने के बाद वो कमांड मॉड्यूल कहीं गायब हो चुका था, जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। इसके साथ ही MNU ने एलियंस के पास से उनके कई सारे हथियार बरामद किए थे। हथियार रखना एलियंस के लिए गैर कानूनी था, इसलिए हथियार के साथ पकड़े जाने पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था। वे एलियंस कितना भी खा लें हमेशा भूखे ही रहते थे। खाने की तलाश में वे शहरों में भी घुस जाते थे और इंसानों का फैलाया कचरा, जूते और यहाँ तक कि गाड़ियों के टायर तक खा जाते थे और काफी उत्पात भी मचाते थे। कभी वे गाड़ियों को ही आग के हवाले कर देते तो कभी ट्रेन को पटरी से उतार देते। हद तो तब हो गई जब एलियंस लोगों के पैसे और मोबाइल फोन्स जैसी चीजें चुराने लगे। शायद एलियंस के लिए ये सब बस एक खेल था, लेकिन इंसानों के लिए वे एक सिरदर्द बन गए थे। ऐसे ही 20 सालों तक एलियंस को झेलने के बाद लोग गवर्नमेंट से एलियंस को शहर से दूर भगाने की मांग करने लगे। तब MNU ने एलियंस को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने शहर से 200 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में एलियंस के लिए एक नया कैंप तैयार किया और एलियंस को उस नए कैंप में शिफ्ट करने का फैसला किया। लेकिन करीब 18 लाख एलियंस को उनके घरों से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। MNU के चीफ ने इस मिशन का कमांडिंग ऑफिसर विकस को चुना, जो MNU का कर्मचारी होने के साथ ही साथ चीफ का दामाद भी था। विकस MNU में एलियन अफेयर्स के तौर पर काम करता था, जिसमें उसे इंसानों की ओर से एलियंस से बातचीत करनी पड़ती थी। इस काम को करते हुए उसने एलियंस की भाषा भी अच्छी तरह से सीख लिया था और ये मिशन उसके करियर की एक बड़ी कामयाबी बनने वाली थी। विकस उसी वक्त हथियारों से लदी MNU की सिक्योरिटी फोर्स के साथ एलियंस की बस्ती डिस्ट्रिक्ट 9 में दाखिल हुआ। उसे एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से निकाले जाने के 24 घंटे पहले एविक्शन नोटिस भेजना था और साथ ही उसे एलियंस के घर घर जाकर नोटिस पर उनके दस्तखत भी लेने थे। इस दौरान एक कैमरामैन इस पूरे मिशन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा था। वहीं बस्ती के अंदर एलियंस उत्पात मचा रहे थे। वे भूखे एलियंस काफी हिंसक थे। जानवरों को तो वे देखते ही पीट पीट कर मार डालते थे और उनकी हड्डियां तक चट कर जाते थे। विकस सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जब गाड़ी से बाहर निकला तो उन्हें देखते ही एलियंस में भगदड़ मच गई। वे सभी अपनी अपनी झोंपड़ियों में जाकर छुप गए। इसी दौरान एक एलियन सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी के टायर को किसी च्युइंगम की तरह चबा चबा कर खाने लगा। एक सोल्जर उसे रोकने के लिए बंदूक लेकर जब उसकी ओर बढ़ा तो उस एलियन ने सोल्जर को एक जोर की लात मारी, जिससे उस सोल्जर का हाथ ही धड़ से अलग हो गया।
लेकिन विकस ने फिर भी शांति बनाए रखा, क्योंकि वो एलियंस के हिंसक स्वभाव से वाकिफ था। उसे ये पता ही था कि एलियंस खाने के लालची हैं और उन्हें कैट फूड सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए विकस उन्हें कैट फूड का लालच देकर कागजात पर उनके पंजे का ठप्पा लेता जा रहा था। उसे एलियंस के साथ ही साथ अपराधियों से भी सतर्क रहना था। डिस्ट्रिक्ट 9 में गवर्नमेंट ज्यादा दखल नहीं देती थी, इसलिए डिस्ट्रिक्ट 9 अपराधियों का भी अड्डा बन चुका था। ओबे सांजो नाम का एक खतरनाक नाइजीरियन अपराधी वहां अपनी गैंग चलाता था। ओबे सांजो और उसके आदमी एलियंस की कीमती चीजों के बदले कैट फूड, मीट, शराब और यहाँ तक कि जी बहलाने के लिए औरतें भी सप्लाई करते थे। यही वजह थी कि एलियंस इंसानों से पैसे और उनकी चीजें चुराने लगे थे ताकि वो अपने लिए खाना खरीद सकें। एलियंस को कैट फूड इतना पसंद था कि उसके बदले वे ओबे सांजो को अपने हथियार भी दे देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने केवल कैट फूड के 100 पैकेट के बदले अपना एक एडवांस रोबोट भी उन्हें दे रखा था। एलियंस के हथियार इतने खतरनाक होते थे कि एक ही शॉट में वो किसी इंसान को टमाटर की तरह फोड़ डालते थे। लेकिन अब तक वो हथियार ओबे सांजो के किसी काम के नहीं थे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी। वो हथियार केवल एलियंस के डीएनए से एक्टिवेट होते थे, यानी कि उस हथियार को केवल एलियंस या फिर ऐसा कोई जीव ही चला सकता था जिसमें उन एलियंस का डीएनए हो। ओबे सांजो जादू टोने पे यकीन रखता था। उसे लगता था कि एलियंस का मांस खाने से उसके अंदर एलियंस की शक्ति आ जाएगी और फिर वो उनके हथियारों का इस्तेमाल कर पाएगा। इसलिए वो हर रोज एलियंस का कच्चा मांस खाया करता था। अपाहिज होने के बावजूद ओबे सांजो का खौफ इतना था कि विकस भी उससे नजरें चुराता हुआ उसके इलाके से निकल गया और आगे एक एलियन की झोपड़ी में आया। उसने जब झोपड़ी का दरवाजा खोलकर देखा तो वहां एलियंस के ढेर सारे अंडे पनप रहे थे। एलियंस ने वहां जानवरों के गोश्त भी लटका रखे थे जो पाइप के जरिए उन अंडों से जुड़े थे। उन गोश्त से एलियंस के बच्चों को पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन मिल रहा था, लेकिन एलियंस के लिए बच्चे पैदा करना गैर कानूनी था। इसलिए विकस ने फौरन एलियन पॉपुलेशन कंट्रोल टीम को बुलाकर उन अंडों में आग लगवा दी। जलने पर वे अंडे किसी पॉपकॉर्न की तरह फूटने लगे। इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट 9 में कहीं एक और वारदात हो रही थी। क्रिस्टोफर नाम का एक एलियन अपने बेटे और एक साथी के साथ कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था। दरअसल MNU ने हर एलियन को एक नाम देकर उसके सिर पर उसके नाम का टैग लगा दिया था ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। क्रिस्टोफर को भी उसके सिर पे लगे टैग से पहचाना जा सकता था। इसी दौरान उसके बेटे को एक कंटेनर जैसी कोई चीज मिली जिसे लेकर क्रिस्टोफर अपनी झोपड़ी में आ गया। उसने झोपड़ी के अंदर ही एक लैब बना रखी थी। क्रिस्टोफर ने उस कंटेनर को खोला जिसमें कोई केमिकल भरा हुआ था। उसने उस केमिकल को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जिससे एक काला फ्लूइड तैयार हुआ और वो फ्लूइड एक डिवाइस में स्टोर हो गया। इस दौरान क्रिस्टोफर और उसका साथी आपस में बातें कर रहे थे कि वो ब्लैक फ्लूइड उनके लिए बहुत कीमती है, जिसे वे 20 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बना पाने में सफल हुए थे। वे लोग उस ब्लैक फ्लूइड की मदद से अपने किसी बड़े मकसद को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन इतने में ही विकस और उसकी टीम उनकी झोपड़ी तक आ पहुंची। उन्हें देख क्रिस्टोफर बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने ब्लैक फ्लूइड से भरे उस डिवाइस को उसी झोपड़ी में छुपा दिया और अपने साथी एलियन को दरवाजा खोलने भेजा। उसका साथी बाहर खड़े विकस और उसकी टीम को वहां से भगाने की कोशिश करने लगा। इससे विकस को उस एलियन पर शक हुआ। उसने बंदूक के बल पर उस एलियन को घर से बाहर निकाला और झोपड़ी में घुसकर छानबीन करने लगा। इस दौरान झोपड़ी के पीछे छुपा क्रिस्टोफर उन पर नजर रख रहा था। उधर विकस झोपड़ी के अंदर एक लैब देख हैरान था। उसने वहां और छानबीन की। तभी एक बक्से में उसे ब्लैक फ्लूइड से भरा वो डिवाइस मिल गया। विकस समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर वो चीज क्या है, पर तभी उससे गलती से डिवाइस का एक बटन दब गया जिससे वो ब्लैक फ्लूइड विकस के चेहरे पर स्प्रे हो गया। एक पल को तो विकस का जैसे दम ही घुटने लगा। वो बुरी तरह खांसने लगा, पर जब उसने फौरन अपने चेहरे को साफ किया तब उसे थोड़ी राहत मिली। उसने उस डिवाइस को जब्त करके उसे लैब भिजवा दिया। इसके बाद विकस को क्रिस्टोफर की झोपड़ी में ढेर सारे हथियार भी मिले। विकस बाहर उस एलियन के पास आया और उससे पूछने लगा कि आखिर वे लोग इतने सारे हथियारों के साथ क्या करना चाहते थे। लेकिन तभी घबराहट में उस एलियन ने विकस की टीम पर हमला कर दिया। विकस जब उसे रोकने गया तो उसने विकस के हाथ पर वार किया और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। लेकिन हेलीकॉप्टर से आसमान में गश्त लगा रही सिक्योरिटी टीम ने उसे मार गिराया। इस हादसे में विकस का हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन उसने अपने हाथ की मरहम पट्टी करवाई और वापस अपने काम पर लग गया। इसी दौरान दूसरी ओर क्रिस्टोफर अपने साथी को खोने के बाद एक दूसरी झोपड़ी में भाग आया जहां उसका बेटा एक होलोग्राफिक डिवाइस के साथ खेल रहा था। क्रिस्टोफर ने अपने बेटे को बाहर निगरानी में लगा दिया और झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। इतने में ही विकस और उसकी टीम क्रिस्टोफर की झोपड़ी तक पहुंचे। विकस ने क्रिस्टोफर को झोपड़ी से बाहर निकाला
और उस झोपड़ी में झांक कर देखा। अंदर ढेर सारे कंप्यूटर्स मौजूद थे। उन्हें देख विकस को समझ आया कि क्रिस्टोफर एक टेक्नीशियन है, पर आखिर वो इतने सारे कंप्यूटर्स के साथ क्या कर रहा था। विकस क्रिस्टोफर से ये सवाल कर पाता उससे पहले ही अचानक विकस की हालत बिगड़ने लगी। वो बेतहाशा उल्टियां करने लगा। उसके मुंह से झाग जैसी कोई चीज बाहर आ रही थी। विकस ने आज का काम वहीं रोक दिया और अपने साथियों के साथ एमएनयू के हेडक्वार्टर की ओर लौटने लगा। इसी दौरान उसने एक रेस्टोरेंट में गाड़ी रुकवाई और वहां ढेर सारा खाना ऑर्डर किया। वो खाने को ऐसे खाने लगा जैसे जन्मों से भूखा हो। तभी अचानक ही उसकी नाक से एक काला फ्लूइड निकलने लगा, ठीक वैसा ही जैसा क्रिस्टोफर के डिवाइस से निकला था। न जाने विकस को क्या हो रहा था। वक्त के साथ उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, पर अपनी हालत से जूझते हुए उसने अपना काम जारी रखा। तभी ऑफिस में काम करते वक्त अचानक ही उसका एक नाखून उखड़ गया। विकस बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने देखा कि उसकी वो उंगली सड़ रही थी। वो फौरन बाथरूम में आया और अपना दूसरा नाखून खींचकर देखा। बस जरा सा जोर लगाते ही उसका वो नाखून भी बाहर निकल आया। घबराया हुआ विकस उसी वक्त घर आ गया, पर घर आकर उसे सरप्राइज मिला। दरअसल आज विकस का जन्मदिन था। इस मौके पर उसकी पत्नी और उसके पेरेंट्स ने पार्टी रखी थी। विकस उनके आगे ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे सब ठीक है, पर तभी जब वो केक कट करने आगे बढ़ा तो उसके मुंह से भी उस काले फ्लूइड का फव्वारा फूट पड़ा और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब विकस की आंखें खुली तो वो अस्पताल में भर्ती था और एक डॉक्टर उसके हाथ की पट्टी को काट रहा था, जो एलियन के हमले से जख्मी हो गया था। तभी डॉक्टर ने जब हाथ की पूरी पट्टी निकाली तो विकस का हाथ देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। विकस के हाथ की जगह वहां एलियन का पंजा निकल आया था। उसे देख विकस भी डर के मारे बौखला उठा। डॉक्टर तुरंत बाहर भागा और एमएनयू को इसकी खबर दी। तभी एमएनयू के सोल्जर्स वहां घुस आए और उसे जबरदस्ती पकड़कर एमएनयू के एक सीक्रेट रिसर्च लैब में ले गए, जहां साइंटिस्ट्स एलियन का चीर-फाड़ करके उन पर रिसर्च कर रहे थे। दरअसल एमएनयू के साइंटिस्ट्स कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहते थे जिससे इंसान भी एलियंस के हथियार चला पाए, और क्योंकि एलियंस के हथियार केवल एलियंस के डीएनए से एक्टिवेट होते थे, इसलिए वे एलियंस का चीर-फाड़ करके उनके डीएनए को समझने की कोशिश कर रहे थे। साइंटिस्ट ने विकस की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। वे विकस से ऐसे पेश आ रहे थे जैसे वो लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया जानवर हो। उन्होंने बेरहमी से एक मोटी सुई उसके एलियन वाले हाथ में घुसा दी, जिससे विकस दर्द से तड़प उठा। इससे साफ पता चल रहा था कि एलियन का पंजा विकस के शरीर का अंग बन चुका था। ये सारा रिसर्च एमएनयू के चीफ, जो कि विकस के फादर इन लॉ भी थे, उनके आदेश से हो रहा था। उन्होंने कई घंटों तक विकस को ऐसे ही टॉर्चर किया। उन्होंने पाया कि विकस का डीएनए एलियन के डीएनए में तब्दील होता जा रहा था और विकस धीरे धीरे एलियन में बदलता जा रहा था। वे उसे एक बड़े से हॉल में ले आए, जहां वे विकस से एलियंस के हथियार टेस्ट करवाने वाले थे। विकस के मना करने के बावजूद उन्होंने जबरदस्ती उसे एलियन की एक बंदूक थमा दी। विकस के हाथ में आते ही एलियन की बंदूक एक्टिवेट हो गई। ये देख साइंटिस्ट काफी उत्साहित हो गए। वे विकस से जबरदस्ती एलियंस के सारे हथियारों का टेस्ट करवाने लगे। पहले तो उन्होंने जानवरों को विकस का निशाना बनाया, लेकिन फिर एक एलियन को निशाने पे खड़ा कर दिया। उस लाचार एलियन को देख विकस साइंटिस्ट के आगे गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि वो उनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार है, पर उन्हें उस बेचारे एलियन को छोड़ना होगा। लेकिन तभी साइंटिस्ट ने विकस के हाथ में बिजली का झटका दिया, जिससे उसके हाथ से ट्रिगर दब गई और उस एलियन के परखच्चे उड़ गए। विकस अपनी लाचारी पर आंसू बहाने के अलावा कुछ न कर सका। वहीं अब एमएनयू के साइंटिस्ट्स को विकस के रूप में जैसे खजाना मिल चुका था, क्योंकि इस वक्त उसके शरीर में एलियन और इंसान दोनों का मिला जुला डीएनए था, जिसकी बदौलत वे एलियंस के सारे हथियारों को इंसानों के लिए अनलॉक कर सकते थे। लेकिन विकस जल्द ही पूरी तरह एलियन में बदल जाने वाला था और तब उसका डीएनए साइंटिस्ट के किसी काम नहीं आता। इसलिए उन्होंने उसी वक्त विकस को काटकर उसके बॉडी पार्ट्स को सुरक्षित करने का तय किया। इस पर विकस का फादर इन लॉ भी राजी हुआ, क्योंकि अगर इंसान भी एलियंस के बायो वेपन्स चलाने में कामयाब हो जाते तो ये टेक्नोलॉजी दुनिया भर में बेचकर उसे ही फायदा होने वाला था। विकस अपने फादर इन लॉ से अपने जान की भीख मांगने लगा, लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके उसके फादर इन लॉ ने उसकी मौत की अर्जी पर मुहर लगा दी। कुछ समय बाद साइंटिस्ट विकस को स्ट्रेचर से बांधकर ऑपरेशन थिएटर में ले आए। वे जिंदा ही विकस की छाती को फाड़ने वाले थे। विकस उनसे रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन वे नहीं रुके। तभी विकस किसी तरह स्ट्रेचर से आजाद हो गया और गुस्से में साइंटिस्ट को मार पीट कर पस्त कर दिया। उसके बाद वो चीफ साइंटिस्ट को चाकू की नोक पर रखकर एमएनयू के हेडक्वार्टर से भाग निकला, पर जल्द ही एमएनयू की पूरी सिक्योरिटी फोर्स उसके पीछे लग गई। विकस किसी तरह उनसे छुपता फिर रहा था।
साथ ही एलियन में तब्दील होने के कारण उससे भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो एक रेस्टोरेंट में आकर खाना ऑर्डर करने लगा, पर तभी उसने टीवी पर एक न्यूज देखा। उसके फादर इन लॉ ने न्यूज में ये अफवाह फैला दी थी कि विकस ने किसी फीमेल एलियन के साथ नाजायज संबंध बनाया है, जिस वजह से उसमें इन्फेक्शन फैल गया है, इसलिए वो एलियन में तब्दील होता जा रहा है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर किसी ने भी विकस को छुआ तो वो भी एलियन में तब्दील होने लगेगा। एमएनयू ने विकस की एलियन के साथ संबंध बनाते हुए एक नकली फोटो भी न्यूज में दिखा दी। उसे देखने के बाद रेस्टोरेंट के सारे कस्टमर्स विकस से डरकर भाग गए। वहीं रेस्टोरेंट की ओनर विकस को भगाने के लिए उस पर गोलियां चलाने लगी। जैसे तैसे विकस अपनी जान बचाकर भागा। अब तो आम लोगों के बीच भी विकस सुरक्षित नहीं था। ऐसे हालात में उसे छुपने के लिए केवल एक ही जगह नजर आई, डिस्ट्रिक्ट 9। वो एक आदमी का फोन चुराकर भागा और सुरक्षा तार को फांदकर डिस्ट्रिक्ट 9 में घुस गया। भूख अब विकस से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो एलियंस की तरह नाइजीरियन माफिया से कैट फूड खरीदकर खाने पर मजबूर हो गया, पर तभी खाते वक्त उसके 2 दांत भी झड़ गए। विकस बहुत ज्यादा मायूस हो गया। उसने अपनी पत्नी को कॉल किया और बताया कि ये सारा किया धरा उसके पिता का है। उसने किसी एलियन से संबंध नहीं बनाया। हालांकि विकस की पत्नी को उसकी हालत पर तरस तो आ रहा था, पर उसे विकस से ज्यादा अपने पिता की बात पर यकीन था। उसने फोन कट कर दिया। विकस अब इतना परेशान हो चुका था कि उसने कुल्हाड़ी से अपना एलियन पंजा काटने की कोशिश की, पर एक उंगली काटते ही वो दर्द से उछल पड़ा और दोबारा ये गलती दोहराने की हिम्मत नहीं की। इसी दौरान उसने देखा कि एमएनयू की सिक्योरिटी फोर्स हेलीकॉप्टर से उसकी तलाश में डिस्ट्रिक्ट 9 की तरफ ही आ रहे थे। विकस फौरन वहां से भागकर एलियन की एक झोपड़ी में घुस गया। इत्तेफाक से वो झोपड़ी क्रिस्टोफर की थी। उस वक्त क्रिस्टोफर अपने ब्लैक फ्लूइड के खो जाने से चिंतित था। विकस क्रिस्टोफर से उसे छुपाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन क्रिस्टोफर उसे वहां रखने के लिए राजी नहीं था। पर तभी क्रिस्टोफर की नजर विकस के एलियन हाथ पर पड़ी। उसे देख क्रिस्टोफर को समझ आ गया कि उसका ब्लैक फ्लूइड कहाँ खोया है। इतने में ही दर्द से बेहाल विकस बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब विकस की आंखें खुली तो उसने खुद को एक चैम्बर में पाया। वो अभी ठीक से संभला भी नहीं था कि तभी क्रिस्टोफर वहां आया और उससे पूछने लगा कि उसका वो डिवाइस कहाँ है जिसमें वो ब्लैक फ्लूइड भरा था। क्रिस्टोफर ने उसे बताया कि उसके एलियन में बदलने की वजह वो ब्लैक फ्लूइड ही है। ये सुनकर विकस चौंक उठा। उसने कहा कि वो ब्लैक फ्लूइड तो उसने एमएनयू के लैब में भेज दी। ये सुन क्रिस्टोफर बहुत ज्यादा मायूस हो गया। इसी दौरान विकस ने गौर किया कि वो इस वक्त जहां मौजूद था वो झोपड़ी के नीचे छुपा हुआ एलियन शिप का कमांड मॉड्यूल था, जहां से शिप को कंट्रोल किया जाता था। वहीं क्रिस्टोफर का बच्चा भी मौजूद था, जिसने विकस को बताया कि वो ब्लैक फ्लूइड उनके शिप का फ्यूल था। वो फ्यूल उस कमांड मॉड्यूल में लगता था, जिससे उनकी शिप को दोबारा शुरू किया जा सकता था। क्रिस्टोफर फ्यूल से शिप को दोबारा शुरू करके अपने साथियों के साथ अपने प्लेनेट पर वापस लौटना चाहता था। उसका ये प्लान सुनकर विकस खुश हो गया। उसने कहा, मुझे पता था तुम लोगों में कोई न कोई इंटेलिजेंट एलियन भी जरूर मौजूद होगा। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो। अभी भी क्या बिगड़ा है, तुम दोबारा फ्यूल बनाकर यहाँ से निकल सकते हो। लेकिन क्रिस्टोफर ने कहा, अब ये मुमकिन नहीं है। फ्यूल की इतनी सी मात्रा जमा करने में मुझे 20 साल लग गए थे, इसलिए अब उसे दोबारा जमा कर पाना संभव नहीं है। खैर, अगर वो फ्यूल मेरे पास होता तो मैं तुम्हें ठीक भी कर सकता था। इतना सुनते ही विकस खुश होकर बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे वापस इंसान बना सकते हो, पर कैसे? जवाब में क्रिस्टोफर ने कहा, मेरे मदरशिप में एक मशीन है जिससे मैं तुम्हें दोबारा इंसान बना सकता हूँ, लेकिन बिना फ्यूल के ये संभव नहीं है, क्योंकि जब तक मैं इस कमांड मॉड्यूल में फ्यूल डालकर इसे स्टार्ट नहीं करता और मदरशिप से अटैच नहीं करता, तब तक वो मशीन भी ऑन नहीं होगी। इसलिए अगर हमें वापस अपने प्लेनेट पर लौटना है और तुम्हें दोबारा इंसान बनना है, तो हमें किसी भी हाल में वो फ्यूल हासिल करना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें एमएनयू की लैब में ही क्यों ना जाना पड़े। हालांकि विकस का वापस एमएनयू में जाना अपनी ही मौत को दावत देने जैसा था। वो सोच में पड़ गया। अब उसका शरीर भी सड़ता जा रहा था, और जिस तरह किसी ककून से तितली बाहर आती है, वैसे ही विकस के इंसानी जिस्म से एलियन का शरीर बाहर आ रहा था। दोबारा इंसान बनने की चाहत में विकस ने एमएनयू से फ्यूल चुरा कर लाने का ठान लिया, लेकिन इस मिशन के लिए उसे हथियारों की जरूरत थी, और ऐसे वक्त में उसे केवल एक ही जगह से हथियार मिल सकते थे, ओबे सांजो के अड्डे से। विकस उसी वक्त ओबे सांजो के अड्डे में जा पहुंचा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने वहां आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उस वक्त तक अखबार के जरिए ये अफवाह ओबे सांजो तक भी फैल चुकी थी कि एलियन से संबंध बनाने के कारण विकस एलियन बनता जा रहा है। ओबे सांजो की तांत्रिक ने उसे बताया कि विकस का एलियन वाला हाथ खाकर उसके अंदर एलियंस की शक्ति आ सकती है,
इसलिए उसने अपने आदमियों से विकस का वो हाथ काटने को कहा। ये सुनकर विकस डर के मारे उनसे रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन उन दरिंदों ने उसे मारकर जख्मी कर दिया और खंजर लेकर आगे आए। लेकिन तभी विकस के हाथ एलियन की एक बंदूक लग गई। उस बंदूक से विकस ने ओबे सांजो के आदमियों के चिथड़े उड़ा दिए और कुछ हथियार जमा करके वहां से भाग निकला। इसके बाद विकस क्रिस्टोफर के साथ फ्यूल चुराने एमएनयू के हेडक्वार्टर आ पहुंचा। हेडक्वार्टर के बाहर धमाका कर वे दोनों सिक्योरिटी फोर्स के चिथड़े उड़ाते हुए लैब के अंदर आए और फ्यूल से भरा वो डिवाइस ढूंढने लगे। आखिरकार फ्यूल उनके हाथ लग ही गया, पर तभी क्रिस्टोफर ने अपने साथियों की चीर फाड़ हुई लाशों को देखा। उन्हें देख क्रिस्टोफर जैसे सदमे में आ गया। विकस उसे कवर देता हुआ जल्दी वहां से भागने को कहता रहा, लेकिन मायूस क्रिस्टोफर बुत की तरह वहीं जमा हुआ था। उधर सिक्योरिटी फोर्स का कर्नल अपनी टीम के साथ लगातार उन पर हमला किए जा रहा था। शुक्र था कि विकस के पास एलियन की गन थी, जिसका हर शॉट दुश्मन पर अपने आप ही निशाना साधकर उनका कीमा बना देता था। विकस के काफी समझाने पर क्रिस्टोफर ने होश संभाला और वे एमएनयू के हेडक्वार्टर से भागकर डिस्ट्रिक्ट 9 में दाखिल हो गए। लेकिन अब कर्नल और उसकी टीम हाथ धोकर विकस के पीछे लग चुकी थी। उन्हें विकस को जिंदा पकड़ने के आदेश मिले थे। उधर विकस और क्रिस्टोफर उस झोपड़ी में आ गए जिसके नीचे कमांड मॉड्यूल मौजूद था। अब उन्हें जल्द से जल्द कमांड मॉड्यूल को स्टार्ट करके मदरशिप तक पहुंचना था। क्रिस्टोफर ने अपने बेटे को नीचे कमांड मॉड्यूल संभालने भेज दिया और कंप्यूटर पर कुछ सेटअप करने लगा। इसी दौरान विकस ने क्रिस्टोफर से पूछा, अब तो हम मदरशिप तक पहुंच सकते हैं, वहां पहुंचकर मुझे ठीक करने में तुम्हें कितना समय लगेगा? इस पर क्रिस्टोफर ने कहा, 3 साल। ये सुनकर विकस के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने पूछा, पर तुम्हें इतना समय क्यों लगेगा? इस पर क्रिस्टोफर ने कहा, क्योंकि पहले मुझे अपने सारे साथियों को बचाना है, वरना तुम इंसान मेडिकल एक्सपेरिमेंट के नाम पर मेरे सारे साथियों की बलि चढ़ा दोगे। मुझे पहले अपने प्लेनेट में जाकर मदद लानी है। वापस लौटने में मुझे 3 साल लगेंगे। मैं वादा करता हूँ वापस लौटकर तुम्हें दोबारा इंसान बना दूंगा। ये सुनकर विकस का खून खौल उठा। उसने क्रिस्टोफर को ही बंदूक से मारकर बेहोश कर दिया और फ्यूल लेकर नीचे कमांड मॉड्यूल में आ गया। वहां उसने क्रिस्टोफर के बेटे से झूठ कह दिया कि उसके पिता ठीक हैं। इसके बाद उसने फ्यूल को उसकी जगह पर फिट किया, जिससे वो कमांड मॉड्यूल स्टार्ट हो गया। इसी दौरान उधर कर्नल विकस को ढूंढता हुआ क्रिस्टोफर की झोपड़ी तक पहुंच गया। उसने क्रिस्टोफर को धमकाते हुए पूछा कि विकस कहाँ है। इस पर क्रिस्टोफर ने नीचे कमांड मॉड्यूल की ओर इशारा किया, जिसके बाद कर्नल उस मॉड्यूल को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे वो खुल ही नहीं पाया। उसने क्रिस्टोफर को धमकाते हुए उसे खोलने को कहा और क्रिस्टोफर किसी भी हाल में उसे खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि अंदर उसका बेटा भी था। तभी दूसरी ओर विकस कमांड मॉड्यूल की पायलट सीट पर बैठ गया, पर उसे पता नहीं था कि कमांड मॉड्यूल को चलाना कैसे है। उसने फ्लूइड से भरी 2 कंटेनर में अपने दोनों हाथ घुसा दिए। वो ही उस कमांड मॉड्यूल का कंट्रोलर था। उसकी मदद से विकस उसे उड़ाने लगा। उधर कमांड मॉड्यूल को हिलते देख क्रिस्टोफर और कर्नल वहां से भाग खड़े हुए और विकस कमांड मॉड्यूल को उड़ाता हुआ मदरशिप की ओर ले जाने लगा। पर तभी कर्नल की टीम ने कमांड मॉड्यूल पर रॉकेट दाग दी, जिससे कमांड मॉड्यूल बेकाबू होकर जमीन पर आ गिरी। बदकिस्मती से इस हादसे में विकस बुरी तरह घायल हो गया और आखिरकार कर्नल ने उसे धर दबोचा। वो विकस और क्रिस्टोफर को गिरफ्तार करके वापस एमएनयू के लैब में ले जाने लगा। क्रिस्टोफर को अपने बेटे की फिक्र होने लगी, जो अब भी कमांड मॉड्यूल में ही छुपा हुआ था। वहीं विकस को सब कुछ खत्म सा लगने लगा था। और तभी अचानक कर्नल की टीम पर हमला हुआ और एक ट्रक ने टक्कर मारकर उनकी गाड़ी को पलट कर रख दिया। उन पर हमला करने वाले ओबे सांजो के आदमी थे, जिन्हें ओबे सांजो ने विकस को पकड़ने भेजा था, क्योंकि ओबे सांजो विकस का मांस खाने के लिए बेताब था। उसके साथ ही कर्नल की नाक के नीचे से विकस को उठाकर अपने अड्डे पे ले आए। अब ओबे सांजो विकस के हाथ को काटकर खाने में जरा भी देरी नहीं करना चाहता था। तांत्रिक विकस का हाथ काटने से पहले उस पर झाड़ फूंक करने लगी। तभी ओबे सांजो के एक आदमी ने विकस का हाथ काटने के लिए खंजर निकाल लिया। इस दौरान 3-4 लोग विकस को कसकर पकड़े हुए थे। वे जैसे ही उसका हाथ काटने को हुए, वैसे ही उन सभी पर एक जोरदार हमला हुआ, जिसने उन सभी को टमाटर की तरह फोड़ कर रख दिया। वो हमला उनके पीछे मौजूद एलियन रोबोट ने किया था, जिसे कमांड मॉड्यूल से क्रिस्टोफर का बेटा कंट्रोल कर रहा था। उसने रोबोट की मदद से ओबे सांजो और उसके सारे आदमियों को खत्म कर दिया। इसके बाद उसने रोबोट का पायलट वाला सेक्शन खोल दिया। विकस को बचाने के बाद क्रिस्टोफर के बेटे ने मदरशिप को एक्टिवेट किया और उसे कमांड मॉड्यूल के ठीक ऊपर लाने लगा। 20 सालों में पहली बार वो एलियन शिप मूव हुआ था। उसे देख शहर के सारे लोग हैरान थे। इसी दौरान उधर कर्नल ने विकस को झोपड़ी से बाहर निकालने के लिए अंदर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। अब विकस के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो रोबोट के अंदर घुस गया,
जिससे वो रोबोट विकस के दिमाग से जुड़ गया। अब विकस रोबोट को अपने मुताबिक चला सकता था। विकस अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन उसने देखा कि कर्नल के आदमी क्रिस्टोफर को जान से मारने पर तुले थे। क्रिस्टोफर को मौत के मुंह में छोड़कर जाना उसे गवारा ना हुआ। वो वापस आया और क्रिस्टोफर को कर्नल के चंगुल से छुड़ाकर उसे कमांड मॉड्यूल की ओर ले जाने लगा। इस दौरान कर्नल और उसके साथी लगातार विकस पर फायरिंग कर रहे थे, जिससे उसका रोबोटिक सूट कमजोर पड़ता जा रहा था। लेकिन फिर भी अपनी जान की बाजी लगाकर आखिरकार विकस ने क्रिस्टोफर को कमांड मॉड्यूल तक पहुंचा ही दिया। क्रिस्टोफर ने विकस को भी अपने साथ आने को कहा, लेकिन विकस ने उसके साथ आने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी सुरक्षा के बिना क्रिस्टोफर और उसका बेटा मदरशिप तक कभी नहीं पहुंच पाते। क्रिस्टोफर ने एक भाई की तरह विकस को अलविदा किया और वादा किया कि वो 3 साल बाद वापस जरूर लौटेगा और उसे वापस इंसान बना देगा। इस वादे के साथ क्रिस्टोफर कमांड मॉड्यूल में सवार हो गया। तब तक उसका बेटा मदरशिप को कमांड मॉड्यूल के ठीक ऊपर ला चुका था। मदरशिप ने अपने आप ही कमांड मॉड्यूल को अपने अंदर खींच लिया। उधर विकस कर्नल के सारे फोर्स को खत्म कर चुका था, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। उसका रोबोट भी पूरी तरह निष्क्रिय हो गया, जिससे विकस रोबोट से बाहर निकल आया। अब विकस आधा एलियन बन चुका था। तभी कर्नल ने उसे बंदूक के निशाने पर ले लिया। विकस ने कर्नल के सारे आदमियों का सफाया कर दिया था, इसलिए कर्नल उसे जिंदा पकड़ने के बजाय मौत के घाट उतारना चाहता था। वो जैसे ही ट्रिगर दबाने को हुआ, तभी वहां भूखे एलियंस की एक टोली आ पहुंची। उन्होंने एक ही झटके में कर्नल के हाथ पैरों और सिर को खींचकर उखाड़ दिया और उसकी दावत उड़ाने लगे। विकस के ऊपर से अब खतरा टल चुका था। इसी के साथ उधर क्रिस्टोफर शिप लेकर अपने प्लेनेट की ओर रवाना हो गया, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गया अपने 20 लाख साथी, जो अब बेसहारा हो चुके थे। लेकिन वहीं जोहान्सबर्ग शहर के लोग एलियन शिप के चले जाने से सुकून महसूस कर रहे थे। आगे चलकर विकस की ये कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, पर उस दिन के बाद किसी ने विकस को नहीं देखा। लोगों का मानना था कि वो मर चुका है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि विकस अब पूरी तरह एलियन में बदल गया था और डिस्ट्रिक्ट 9 ही अब उसका घर था। हालांकि ये जिंदगी उसे नर्क से भी बदतर लग रही थी, लेकिन वो इस उम्मीद में जी रहा था कि क्रिस्टोफर अपना वादा जरूर निभाएगा। एक न एक दिन वो पृथ्वी पर वापस लौटेगा और उसे एक बार फिर इंसानियत का तोहफा देगा। विकस उस दिन का इंतजार करता रहा और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।